चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विटामिन इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन इज। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। ठीक है, यानी विटामिन के जो होता है वो ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ा सा विटामिन के बारे में समझते हैं। तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है बहुत सारे जो वेरियस प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए ये हेल्प करता है उसको, ठीक है, तैयार करने में, उस वेरियस प्रोटीन के तैयार होने में जो है विटामिन के अपना योगदान देता है। साथ में जो बॉन्ड्स है उसके बिल्ड होने में भी जो विटामिन के है वो हेल्प करता है। ठीक है, जिनको नोट्स करना है वो साथ में नोट्स कर सकते हैं, मैं इसमें नोट्स लिखवा ही रहा हूं। विटामिन के हेल्प्स टू मेक वेरियस proteins that are needed for blood clotting। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो नेसेसरी होते हैं प्रोटीन उसको बनने में ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड द बिल्डिंग ऑफ बोन्स। ठीक है, साथ में आपको एक यहाँ पे, अब जैसे कि मैं एक प्रोटीन का एग्जांपल ले रहा हूं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन। ठीक है, और आपको पता है ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विथ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा बाय। जो आयरन है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको पता होगा जो आयरन है वो जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज हैं, ऑर्गेन्स हैं, उन सबको आयरन की आवश्यकता होती है। तो वो जो आयरन है वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है बॉडी में पहुंचता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है आयरन, किसके द्वारा, तो वो ट्रांसफेरिन के द्वारा। ठीक है, इन चीजों को आपको ख्याल में रखना है। तो ट्रांसफेरिन क्या है, तो ट्रांसफेरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफेरिन आर ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। और ये करता क्या है, तो विच बाइंड एंड consequently mediate the transport of iron through blood plasma। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आयरन थ्रू the blood to various tissue such as the liver, spleen and bone marrow। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि हेपेरिन इज नॉट यूज्ड एज अ रूटीन एंटीकोगुलेंट बिकॉज इट इज, जो हेपेरिन है उसका हम लोग रूटीन एंटीकोगुलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गिव्स ब्लू बैकग्राउंड इन स्टैंड स्मेयर। जो स्टैंड स्मेयर होता है उसमें ये ब्लू बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, उस वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है ईएसआर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर के द्वारा जो है ईएसआर इन्फ्लुएंस होता है? यहाँ आपको दिए गए हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर, concentration of plasma fibrinogen, shape of the RBC, inclination of the tube और all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, all of the above। यानी ये जितने भी फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ईएसआर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट इज स्टोर्ड एट। जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट है उसको स्टोर किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जो है इस पे हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि साथ में जो है इसमें कांस्टेंट एजिटेशन की भी जरूरत होती है। तो याद रखना है, सिर्फ ये नहीं कि हम इसको स्टोर करेंगे, तो विथ कांस्टेंट एजिटेशन, विथ कांस्टेंट एजिटेशन। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा कांस्टेंट एजिटेशन की, साथ में इसको स्टोर करेंगे। कई जगह आपको ये मिलेगा कि रूम टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। किसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिकुलोसाइट। ठीक है, रेटिकुलोसाइट जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग जो है इस स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिस्मन स्टेन इज। जो लिस्मन स्टेन है उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन सा होगा? काफी आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग आखिरी तक इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं उसको आखिरी तक देखें। और जितने भी लोग झारखंड एसएससी जो पैरामेडिकल के अभी आने वाले एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सबको आप ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये सारे जो मटेरियल है जिससे वो आगे एग्जाम दें और वो सफल हो, उन तक भी पहुंच पाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और जो भी आपकी कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे मेंशन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 में पूछा जा रहा था बेसिक कंपोनेंट लिस्मन स्टेन का कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथिलीन ब्लू। जो मिथिलीन ब्लू है वो क्या है? बेसिक कंपोनेंट है लिस्मन स्टेन का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है एंटीकोगुलेंट सुटेबल फॉर प्लाज्मा कोगुलेशन स्टडीज। जो प्लाज्मा कोगुलेशन स्टडीज है उसके लिए कौन से हम लोग एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई सोडियम सिट्रेट। यानी जैसे सोडियम सिट्रेट के बारे में तो आपको पता ही है, सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में यदि ट्राई सोडियम सिट्रेट हो तो इसका राइट आंसर ट्राई सोडियम सिट्रेट हो जाएगा। ट्राइसोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? कोगुलेशन स्टडीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा कोगुलेशन स्टडीज यदि हो तो उसके लिए पूछा जाए कौन सा सुटेबल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसोडियम सिट्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा जा रहा है लार्जेस्ट सेल इन द बोन मैरो इज। बोन मैरो में सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सा सबसे लार्जेस्ट सेल होगा जो बोन मैरो में प्रेजेंट होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाकार्योसाइट। ठीक है, ये मेगाकार्योसाइट जो है वो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, जो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। लार्जेस्ट सेल इन द पेरिफेरल ब्लड। जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोनोसाइट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों को इस कारण से इंक्लूड किया है कि यदि बोन मैरो में पूछा जाता है तो वहां पे आपको ऐसा नहीं कि मोनोसाइट लगाना है, वहां पे आपको लगाना है मेगाकार्योसाइट। और यदि पेरिफेरल ब्लड में पूछा जाए तो पेरिफेरल ब्लड में आपको लगाना है किसका? मोनोसाइट को लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। 11 में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमंग द फ्लोइंग एंटीकोगुलेंट विच इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लेटलेट काउंट। आपको पूछा है जितने भी आपको दिए गए एंटीकोगुलेंट है इसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है प्लेटलेट काउंट के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए, ईडीटीए। ठीक है,
ईडीटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके लिए, प्लेटलेट काउंट के लिए। जब हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, ये सारे जो है आपको ईडीटी होल ब्लड से मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं। मोस्ट सुटेबल एंटीकोगुलेंट फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है कौन सा सुटेबल एंटीकोगुलेंट है जिसका इस्तेमाल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन जो है वो सुटेबल एंटीकोगुलेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं। इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एमसीवी यानी मील सेल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, तो ये हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जो मीन सेल वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड। ठीक है, याद रखना है आपको, कई बार ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर आप करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछा जा रहा है द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ बफी कोट। जो बफी कोट है उसका सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होगा। तो बफी कोट्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो बफी कोट्स के अंदर प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो बफी कोट के अंदर क्या होगा, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी ये प्रेजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इन द फ्लोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, यानी जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारे कंडीशन में तो इंक्रीज होता है, इसमें से पूछा है एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ के। तो कौन से कंडीशन को छोड़ के बाद बाकी सब में इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेगनेंसी को छोड़ के। प्रेगनेंसी में जो है आरबीसी काउंट इंक्रीज नहीं होता, बाद बाकी यदि हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे जो आरबीसी है काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का डिमांड घट जाता है। ठीक है, न्यू बॉर्न में भी आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी। ठीक है, इस कंडीशन में आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओ उसके लिए, तो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहें जिससे मुझे भी हौसला मिले, मैं ताकि आगे आपके लिए क्वेश्चन लगातार तैयार करता रहूं।